हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं नीट का पेपर, नीट का सॉल्यूशन एनालिसिस देखेंगे। देखो ये पेपर है मेरे पास में, F1 सीरीज़ का पेपर है, F1 सीरीज़ का नीट का पेपर है, अभी हुआ है 2020 वाला नीट का पेपर। इसके बारे में केमिस्ट्री जो है हमारा, केमिस्ट्री के बारे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या कैसे पेपर आया है। बिल्कुल इस बार पेपर इतना ईजी दिया है, बहुत ज़्यादा ईजी, बिल्कुल हलवा बना दिया यार पेपर केमिस्ट्री को। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन F1 सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की तनु NaOH के साथ, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर क्या मिलेगा? अरे यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड हो जाएगा और एसिटोफिनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे डाइल H2SO4 डाइल NaOH तनु NaOH में, तो तनु NaOH डायरेक्ट कहता है, चार ऑप्शन है मेरे पास में, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल है ना, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, थर्ड हो जाएगा कैनिजारो या क्रॉस कैनिजारो। तो देखो NaOH होता है, डाइल्यूट NaOH जो होता है, डाइल्यूट NaOH क्या करता है? डाइल्यूट NaOH हमारे पास में एल्डोल देगा, एल्डोल ही देगा डाइल्यूट NaOH। कंसंट्रेट NaOH होता तो फिर कैनिजारो मिलता है यहाँ पे। तो डाइल NaOH या डाइल्यूट NaOH जो होगा वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन। और देखो दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है, तो उस केस में उसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ना। F1 सीरीज का 136 क्वेश्चन है और इसका आंसर है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव का मापन कोलाइडी विलयन, जीटा पोटेंशियल का मापन जो है वो कोलाइडी विलयन के किस गुणधर्म को निर्धारण में उपयोगी होता है? देखो भाई, मेजरिंग द जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी। देखो साइज और सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी की बात नहीं करेगा ये बात करेगा साइज की बात नहीं करता है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारा, इसके चारों तरफ कॉमन आयन आ जाता है ना, चारों तरफ कॉमन आयन, और उसके पास में ये FeCl3 जब हम डालते हैं इसके अंदर, FeOH के अंदर, तो Cl आयन जो होता है इनके पास आ जाते हैं, Cl आयन। तो जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है ना, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है वही तो होता है जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल क्या करता है? इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं कहेंगे हम इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जो एक मेरे पास कोलॉइड है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो हम इसको अगर क्या कहेंगे, हम इसका ऑप्शन अगर देखें तो कोलाइडी कणों की जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे स्टेबिलिटी कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा स्टेबिलिटी दे रखा है, और बाकी फर्स्ट ऑप्शन लिखा है विलेयता, तो ये हमारे पास में स्टेबिलिटी का वर्क करेगा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट आंसर है ना, फर्स्ट ऑप्शन, द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट बात करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो 11-12, मतलब ये चीज़ें 11-12 में पढ़ाई जाती है, और 11-12 की चीज़ें बिल्कुल बेसिक से उठा के दिया। 11-12 में भी आती तो 11-12 से ही, लेकिन 11-12 से भी बहुत बेसिक कर दिया पेपर को, बिल्कुल बेसिक कर दिया। देखो एक क्वेश्चन दिया है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनाइन। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनाइन क्या होता है? ये होता है टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। और नेक्स्ट होता है मेरे पास में सेकेंडरी ब्यूटिल, कह रहा है ये सेकेंडरी ब्यूटिल। देखो सेकेंडरी ब्यूटिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा है ना। सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल, इनमें ये कह रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। तो हमने वैसे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। देखो एरोमेटिसिटी, सबसे पहले हम चेक करते हैं एरोमेटिसिटी, उसके बाद देखते हैं मीजोमेरिक देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस, उसके बाद हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन है ना, फिर इंडक्टिव। तो मेसोमेरिक इनमें अंदर है नहीं, एरोमेटिसिटी इसमें वैसे ही नहीं होने वाली क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, मेसोमेरिक होगा नहीं, रेजोनेंस इसमें है नहीं। तो देखो देखेंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन को कंपेयर कैसे करते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन से। देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 6 और 9। इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 6
तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान रखना हाइपर कंजुगेशन आंसर आएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अभाव के कारण हमें इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है बोर्ड पे, अदरवाइज डिटेलिंग बात करते हैं। किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्ण परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है Q = 0, ऊष्मा में कोई चेंज नहीं होगा, और ऊष्मा में चेंज नहीं होता है तो हम बात करते हैं ऊष्मा में कोई चेंज नहीं होता तो डेल्टा टी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, डेल्टा टी = 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं हमारे पास में क्या होता है, डेल्टा U = Q + W, डेल्टा टी 0, ये भी 0, और अगर ये भी 0 है देन उस कंडीशन में वर्क भी 0 हो जाया करता है। तो तीनों ही 0 होंगे, डेल्टा U 0 होगा, डेल्टा U तो ऑप्शन में है नहीं, डेल्टा T 0 होगा, Q 0 होगा, W 0 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। बिल्कुल एकदम 12th का बच्चा पढ़ता है, 11th का बच्चा पढ़ता है इस चीज़ को, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिए इसके, और कट ऑफ भी इस बार शायद मे भी ज़्यादा जाए। केमिस्ट्री का तो इजी था भाई, बाकी मैं नहीं कहता। अब बात करता है नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए कौन कौन सा क्या क्या है। जैसे CO दे दिया, बेरियम ऑक्साइड, फिर नेक्स्ट आ रहा है Al2O3, और लास्ट है Cl2O7। देखो सुमेलित कराना ये बता रहा है बेसिक, ये न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक। यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया, मतलब इतना ऑप्शन भी ऐसे बना है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। एम्फोटेरिक, तो देखो अगर मैं इसकी बात करने लगूँ तो मेरे पास में सीधी सी बात है Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, है ना, बेसिक नेचर दर्शाता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और एक इसकी जगह अगर बेरिलियम आ जाता BeO तो फिर वो भी एम्फोटेरिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेरियम ऑक्साइड, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड होता है। मेटेलिक ऑक्साइड हम जानते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेसिक हो जाएगा, है ना। और हमारे पास में CO जो होती है बहुत अच्छे से जानते हैं यार, CO क्या होती है, CO एक न्यूट्रल गैस होती है ना, न्यूट्रल होती है। CO दिखता है ऐसे कि जैसे अधात्विक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होती है। तो ये N2O है ना, ये गैसेस जो होती है वो न्यूट्रल होती है, और बाकी बचा क्या हमारे पास में, ये तो ये एसिड ही होता है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हो जाया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो इसका ऑप्शन मिला लेना कौन सा ऑप्शन राइट है। अब देखो एसीटोन की रिएक्शन करवा रहा है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, RMGX की रिएक्शन है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इजी से, मतलब 12th क्लास वाले बच्चे आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इधर से शिफ्टिंग होगी, इधर कार्बन कंपाउंड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, ये वाला कार्बन वाला पार्ट जो होता है वो माइनस चार्ज बनाता है, क्योंकि मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है, तो R- और MgX जो वाला पार्ट रहेगा उसके और प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3O MgI जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारे पास में, ये जुड़ेगा हमारे पास में CH3 यहाँ आके बैठ जाएगा। ये CH3 नहीं कहेंगे, इसको R कहेंगे, ये R जो हमने एल्किल ग्रुप लिया है। बस फिर उसके बाद क्या होगा, H2O हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये MgX जाएगा यहाँ से, और यहाँ से HOH जाएगा, तो बचा H यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, R CH3 C CH3 और ये OH, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा इसके अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एसीटोन की रिएक्शन जब इससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम CH3 करा दो, CH3 लग जाएगा यहाँ पे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3 ले लेंगे यहाँ पे, ये CH3 हमने ले लिया इसे, ये लीजिए, तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियत करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और सोडियम के साथ सिरा संकेतों के साथ के संचरण के लिए उत्तरदायी है। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ सोडियम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। नर्व सिग्नल्स के लिए यार हम जानते हैं, नर्व सिग्नल्स के लिए सोडियम और पोटेशियम, ये दो ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नर्व सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑप्शन आ रहा है मेरे पास में,
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था। तो सोडियम के साथ में कौन आएगा, पोटेशियम ही आएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अमीनो, अरे यार क्षारीय अमीनो अम्ल पहचानना था बस, सिर्फ कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछा, कोई अमीनो एसिड का ये नहीं पूछा कि बेसिक नेचर है तो बताइए कितने अमीनो ग्रुप है इसके अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन लेवल हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस पहचानना है आपको कि क्षारीय कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास में टायरोसिन, लाइसिन, सीरीन और एलानिन। देखो स्पष्ट दिख रहा है यार, लाइसिन, टायरोसिन, सीरीन और एलानिन ये तीनों क्या है, न्यूट्रल है। बचा क्या हमारे पास, लाइसिन, लाइसिन में दो अमीनो ग्रुप होते हैं, लाइसिन के अंदर एक COH ग्रुप होता है ना, तो ये बेसिक हो जाया करता है। तो लाइसिन इज द राइट आंसर, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा आइडेंटिफाई, सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं उससे भी याद हो जाता है हमारे पास, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्स को पहचानना है आपको, रिएक्शन दे रखी है, टॉलुइन दे रखा है हमारे पास में, और इसकी रिएक्शन करा रखी है Cl2H की प्रेजेंट में, Cl2 और H की प्रेजेंट में X बन रहा है, फिर उसके बाद H2O से रिएक्शन करवा रहा है 373 केल्विन पे, बन क्या रहा है हमारे पास में, बेंज़ल्डिहाइड। देखो Cl2H की प्रेजेंट में मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। H क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है, और देखो क्योंकि एल्कीन पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, ये बेंजीन की जो एल्कीन है ये वाली रेजोनेंस में बिजी है, तो फिर ये कोई एंटी मार्कोनिकोव टाइप तो कोई रिएक्शन देगा नहीं, FRS देगा और इस एल्केन पे FRS रिएक्शन करवाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को एक CHO चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, CH और यहाँ पे 2 Cl, कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, मतलब कि यहाँ पे 2 H निकल जाएंगे इसमें से और 2 Cl जाके जुड़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये X ये बनेगा हमारा। अच्छा ये क्यों बनेगा, अगर मान लो मैं तीनों Cl ले लूँ तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर तीनों Cl बन जाए, CCl3 बन जाए, तो फिर क्या होगा, अगर आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस कंडीशन में बनेगा एसिड बन जाया करता है, एसिड बन जाया करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यहीं तक प्रोसेस रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर जैसे H2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास में CH है, OH, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH निकलेगा, ये H निकलेगा, तो बनेगा हमारे पास में बेंज़ल्डिहाइड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, 12th की रिएक्शन थी ये हमारे पास। जो ये पोर्शन 12th में जाइए आप, मैकेनिज्म वाला पोर्शन है, मतलब जो GOC पढ़ते हैं उसमें ही हो जाता है ये चीज़ क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, अगर प्रोसेस पता है, टाइप ऑफ रिएक्शन पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा लिगेंड की, जो ये पूछा है लिगेंड का ऑर्डर। देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अरे यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऑर्डर पूछा है इसने, क्या पूछा है यार क्वेश्चन में, ऑर्डर पूछा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, ऑर्डर पूछा है। तो देखो इसमें HCN दे रखा है, फ्लोराइड F- दे रखा है, C2O4 2- दे रखा है, साइनाइड दे रखा है। देखो ये वाला ये दिए हैं इसने ऑप्शन में, HCN और एक C2O4 2- और एक दिया है CN-। तो देखो ये हमारे पास में तीनों क्या हो जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये हो जाता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सबसे ज़्यादा ये होगा, सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है। अब फर्स्ट और थर्ड में इन तीनों में लड़ाई है। तो देखो हम जानते हैं ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास में देखो C2O4 2- है ना, उसके बाद H2 आ जाता है, H2O। तो ये इसके आगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो ये सारे वीक फील्ड, तो ये कोई C2O4 ग्रेटर रहेगा, उसके बाद में कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, उसके बाद में HCN आएगा, है ना। तो मेरे पास जो राइट ऑर्डर, राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे पास में साइनाइड के बाद C2O4, फिर फ्लोराइड और फिर HCN। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट हो। तो करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, मतलब मेरे पास में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इसको नहीं देखेंगे, फ्लोराइड देंगे, और सबसे लास्ट में ये आ जाएगा HCN। तो जहाँ भी ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन थर्ड नंबर मिल रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धनायनी अपमार्जक, अरे यार बिल्कुल सिंपल, 12th क्लास का क्वेश्चन है। धनायनी अपमार्जक मतलब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाइनिक डिटर्जेंट। कैटाइनिक डिटर्जेंट कैसे पहचानना है कि कैटाइनिक है, कैसे पहचानेंगे एनाइनिक है।
तो जो लंबी कार्बन चेन होती है उस पर अगर पॉजिटिव पार्ट आता है तो वो कैटाइनिक होता है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 15 ये प्लस और ब्रोमाइड, ये होता है फर्स्ट ऑप्शन सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम प्लस आ जाएगा और ये यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और ब्रोमाइड जो होगा माइनस चार्ज रहेगा। तो देखो ये लंबी कार्बन चेन वाला पार्ट वैसे ही पॉजिटिव, तो पहला ऑप्शन ही क्लिक हो गया डायरेक्टली, तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। एक और दे रहा है जैसे सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, है ना, सोडियम डोडेसिल, तो सोडियम लास्ट में आता है, देखो सोडियम लास्ट में आ जाएगा। और डोडेसिल की अगर मैं बात करूँ मेरे पास में तो CH3, फिर उसके बाद में CH2 11 और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा SO3। ये माइनस वाला पार्ट ही देखो, लंबी कार्बन चेन वाला पार्ट माइनस वाला हो जाएगा, तो ये होने से रहा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा किसको कार्बोकेटाइन, ये लंबी कार्बन चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इस पर पॉजिटिव आ रहा है, हमें यही पूछ रहा है ये। और सोडियम लोराइल सल्फेट, ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी यही कंडीशन है, सोडियम आए लास्ट में, सोडियम आ जाएगा, तो आराम से इजीली कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पेपर में। 10 CH2 और फिर मेरे पास में आ जाएगा लॉरियल सल्फेट में आ जाएगा SO3 N, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है। देखो लंबी कार्बन चेन वाला पार्ट जो है वो उस पर माइनस है, तो हमें ढूंढना है लंबी कार्बन चेन वाले पे पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए, तो पॉजिटिव पार्ट इस पे मिलेगा हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। परमाणु की संख्या अधिकतम पहचाननी, अरे परमाणु की अधिकतम संख्या मतलब परमाणुओं की पता करने के लिए हमारे पास एक ही होता है एवोगाड्रो नंबर, जिस नंबर ऑफ परमाणु पता करना है हमें, नंबर ऑफ एटम। तो क्या करेंगे, जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल, देखो मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो मतलब ग्राम में मात्रा बटे हुए मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम मोल निकाल लेते हैं। और इनटू में क्या है एवोगाड्रो नंबर, तो ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा 0.22 10⁻23, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो होगा वो उसमें ज़्यादा होगा जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है ना। 1 ग्राम, सब में 1 ग्राम दे रखा है, देखो सब में 1 ग्राम, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा है ना। तो हमें क्या देखना है, सब 1 ग्राम दे रखा है, तो हम डिसाइड किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम जिसका वेट है, देखो ऑक्सीजन, लिथियम, सिल्वर और मैग्नीशियम में सबसे कम वेट है लिथियम का, तो राइट ऑप्शन होगा लिथियम। लिथियम के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। इसके बाद देखो एक और फर्जी सवाल है, बिल्कुल इसको तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। फर्जी सवाल को क्या दिया है इसने, सुमेल करना है अनिल अनियम 101। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ वर्बली, अनिल अनियम, अनिल अनियम जो होता है नॉर्मल कैसे करते हैं, अन नील के लिए 0 और अनियम के लिए 101। 101 क्या होता है, मेंडेलियम होता है, मेंडेलियम होता है, बिल्कुल सही है। अनिल ट्राइयम सीखते हैं हम नॉमेनक्लेचर, लॉरेंशियम दे रखा, बिल्कुल सही। अनिल ट्राइयम मतलब 103, अरे 90 से 103 हमारे पास एक्टिनोइड्स होते हैं, 90 से 103 एक्टिनोइड्स होते हैं, तो ये एक्टिनोइड्स 103 नंबर पे एक्टिनोइड्स आ रहा है। लॉरेंशियम सही है, बिल्कुल लास्ट एक्टिनोइड्स लॉरेंशियम होता है। और अनिल हेक्सियम जो होता है वो सिबोर्गियम होता है, बिल्कुल सही है। और अनयूनियम, अनियम इंग्लिश में देखता हूँ एक बार, अनियम 111 जो होता है वो डर्मेस्टिडियम नहीं होता, डर्मेस्टिडियम जो होता है वो 11, ये हो जाएगा 1110, ये होता है डर्मेस्टिडियम। जो डर्मेस्टिडियम दे रहा है ये होता है हमारे पास में 110 होता है ना। और तो ये हमारे पास मिसमैच है, देखो ये मिसमैच हो गया है ना। तो ये 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है 110 होता है, 111 नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में, राइट आंसर इज द डी। सेकंड आंसर जो रहेगा वो सही रहेगा। सेकंड ऑप्शन में डी और फोर्थ दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने, इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी क्या बताऊं मैं आपको, चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा क्वेश्चन है, इन पे चर्चा करना बेकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बिल-एमीन परीक्षण देगा? देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कार्बिल-एमीन परीक्षण कौन सा देगा? तो ऑब्वियसली कार्बिल-एमीन टेस्ट कौन देते हैं? प्राइमरी एमीन देते हैं। बाकी सब में सेकेंडरी एमीन दे रखा है। देखो NH C2H5, इस पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, एक N है ना, CH3 इस पे, यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा, है ना, ये वाला प्राइमरी। जो NH2 ग्रुप होता है वही प्राइमरी एमीन होता है, चाहे फिर वो बेंजीन पे जुड़ा हो, बेंजीन वाले भी दे देते हैं, या एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, प्राइमरी एमीन देता है। ये सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये देने वाले ही नहीं है। एक NHCH3 दे रखा, वो भी नहीं दे पाएगा। तो सेकेंडरी एमीन देते ही नहीं है कभी भी, प्राइमरी एमीन ही देते हैं कार्बिल-एमीन टेस्ट। ओके, तो ये स्पेशल केस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कागज वर्णलेखी उदाहरण है, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है, इन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थर्ड है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यार बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें आप देखो उठा के बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन दे दिया है एज इट इज। जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना, स्पष्ट लिखा है उसके अंदर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो अपन प्रयोग भी करते हैं, ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं जिसमें 2-3 कलर एक साथ मिक्स कर देते हैं, फिर इसको डिप करते हैं और छोड़ देते हैं लिक्विड में ना। तो उसमें क्या होता है, ये कलर अलग हो जाता है, जैसे येलो कलर अलग हो गया, रेड कलर अलग हो गया, तो जैसे ये येलो कलर हो गया तो पार्टीशन हो जाता है। तो सीधा सा क्लियर, वैसे भी ये हम समझाते हैं, तो एक पार्टीशन हो जाता है, येलो कलर अलग हो जाता है, रेड कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो वैसे भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन टू लाइन दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक सिलेंडर में N2, देखो ये मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR ऑर्गन गैसेस इन द सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन। If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 का पार्शियल प्रेशर पूछा है यार, बिल्कुल सिंपल है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ये होता है N2, है ना, बट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देन मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा? N2 का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से, P टोटल, इससे निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो पार्स निकालने के लिए क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालूँ मैं इसका, तो जैसे मेरे पास में 7 ग्राम दे रखा है, 7 ग्राम डिवाइड बाई 14, और ये तो दे रखा नाइट्रोजन का, और ऑर्गन का दे रखा 8/40, तो ये 1/2, दोनों का ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। हमारे पास में नहीं, ये आ जाएगा नीचे हमारे पास में, यहाँ आ जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो 1/2, 7/14 और 18/40, तो इसका तो आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1/5। तो देखो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, जिसका निकालना है उसको ऊपर देखें, 1/2 नाइट्रोजन का निकालना है, डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 1/5, ये हो गया हमारे पास में 1/2, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई बाई 27। तो देखो हमारे पास में क्या आ जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7/10 हो जाएगा इंटू 27। सॉल्व करें हम इसको, बैठे हैं सॉल्व करने के लिए, तो इंटू ये 10/7, यस। देखो इसको डिवाइड करें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18 बार। तो द ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10/14 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 बार जो आएगा प्रेशर वो आ जाएगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बताने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये इतना इजी क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला कि इसमें तो कोई क्या कहें, कौन क्या कहेगा, मतलब ये क्वेश्चन कोई स्किप ही कर देना चाहिए। लिटिशियम 175 और हमारे पास में 71 जो है ये दे रखा है। इसमें पूछा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर पूछा है यार। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने ये हो जाएगा, क्या है इसमें क्वेश्चन में। ये इलेक्ट्रॉन भी यही है, तो 71 और 71 और इसको माइनस करेंगे तो 104, तो न्यूट्रॉन 104 आ जाएगा। तो 71 104 और 71 थर्ड इज द राइट आंसर। इसमें कुछ है ही नहीं। एक क्वेश्चन आया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 4.606 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, अभिकारक को 2.2 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय क्या लगेगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, हमें निकालना क्या है, टाइम पूछ रहा है। ये
टाइम कितना, तो टाइम निकालने का तरीका यही है हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई के log base 10 है ना। ये A0 आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी इसकी। बस सीधी सी बात, इनिशियल कितनी 2 ग्राम है, फाइनल कितनी 0.2 ग्राम, log base 10 2 और ये 2.303 डिवाइड बाई हमारे पास में आ जाएगा 4.606 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, log 10 का मान 1 ही आएगा, तो इसको ये बच जाएगा हमारे पास log 10। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, log 10 का मान 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 सेकेंड। तो फर्स्ट 500 जो इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा 500 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहचानिए कि अणु में से कौन से अणु के अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है किसी अणु का, वो पहचानना है। लेट मी कैमरा चेक। तो पहचानना है कि कौन सा अणु का अस्तित्व नहीं। देखो ऑप्शन क्या दिया है इसने, C2, O2, हीलियम 2 और लिथियम 2। यार राइट आंसर थर्ड है, वैसे भी हीलियम 2 का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है, 0 0 नहीं है। जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो जिसका 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है उसका अस्तित्व संभव नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में 0, तो इसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो सीधा सा आंसर है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। C2O2 हम जानते हैं, बनाते हैं इसका। जैसे वो 12 आ जाता है, C2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 2 है ना। ऑक्सीजन का 16 होता है, 14 से कंपेयर करते हैं ना, 14 का 3 होता है, 15 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा 3 से 2.5 और 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का भी 16 हो जाएगा है ना। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुक्रोज का जल अपघटन। ये दे रखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दे रखा है सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना रखा है। इसने पूछा इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 2 × 10⁻13 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नोट एट द सेम टेम्परेचर विल बी। यानी 300 केल्विन पर आपको साम्य स्थिरांक Kc दे रखा है और उस पर पूछा है कि डेल्टा G नोट कितना होगा। यार बिल्कुल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है इसने, देखो डेल्टा G डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा G नोट प्लस RT ln Kc, यही होता है। तो देखो साम्य, जो साम्य दे रखा है ना, साम्य अवस्था दे रखी है, इस तरह से लिखा है, साम्य स्पष्ट लिखा है, साम्य स्थिरांक दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। अब इसने ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखी, बस केवल वैल्यू रखी। देखो वैल्यू क्या आ रही है, अब जैसे इसको रखेंगे तो -8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, ln और Kc का मान कितना दे रखा है इसने, 2 × 10⁻13। तो सीधा ये जमा रखें इसने, देखो ऑप्शन जमा रखें बिल्कुल एज इट इज, ऑप्शन जमा रखें। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया दे रखी है 2Cl, इससे बन रहा है Cl2 गैस, ये बन रहा है। इसके लिए पूछा है डेल्टा H और डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा H और डेल्टा S पूछा है इसके लिए। तो देखो सीधी सी बात है, मेरे पास में 2 मोल से 1 ही मोल बन रहा है, और जब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है मतलब डेल्टा S जो होगा वो क्या, डेल्टा S जो होगा वो क्या हो रहा है, लेस देन 0, मतलब डेल्टा S जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी 0 से कम आएगा। और ये 0 से कम हो गया तो ये तो 3 ऑप्शन में मिल रहा है, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में ये डेल्टा S नहीं, सेकंड और फोर्थ में दे रखा डेल्टा S इज लेस देन 0, तो दोनों में से एक आंसर राइट है। अब डेल्टा H की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यह अलग अलग एटम थे, दोनों 2 एटम मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलेगी। तो डेल्टा H कैसा आएगा, डेल्टा H मतलब हीट जब भी रिलीज होती है डेल्टा H नेगेटिव होता है, हम थर्मोडायनामिक्स में बात करते हैं इसके बारे में। तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो बोथ विल बी लेस देन 0, डेल्टा H ऑल्सो लेस देन 0, ये भी डेल्टा H भी जो होगा वो भी 0 से कम होगा, है ना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, नेक्स्ट दे रखा है मेरे पास में ये NiOH का होल ट्वाइस
ना, 0.1 कंसंट्रेशन दे रखी है। विलेयता पूछ रहा है, एस पूछ रहा है इसकी, तो देखो हम जानते हैं इसका क्या होता है, Na2+ और OH2 आयन, इसका एस मान लेंगे, इसका 2s मान लेंगे, है ना। फिर क्या पूछा है, विलेयता गुण, इन दोनों का विलेयता गुणनफल दिया है मेरे को 2 × 10⁻⁻15। एस पूछा है कि इसका एस क्या होगा, है ना, और कंसंट्रेशन दे रखी है NiOH, मतलब बेसिक की इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, 0.1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखो एस निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 2.2 × 10⁻15, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ मतलब डिवाइड में चल जाएगा, तो 0.1 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻13, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 2 × 10⁻13। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए देखो, ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द डाइल सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी, अरे यार डाइल्यूट H2SO4 दिया, मतलब आपको मिलेगा क्या, डाइल्यूट H2SO से क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो वो यूज होगा नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो देखो डाइल H2SO4 है ना, डाइल H2SO4 क्या होता है, ये देगा H+, और एक होगा इसके अंदर वाटर होगा, देखो H2SO4 और वाटर दो ही तो चीज होंगे, तो वाटर भी देगा H+, इधर इससे मिलेगा SO4 2-, इससे मिलने वाला है हमारे को OH-। तो देखो ये हल्का तत्व होता है, और ये कह रहा है कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे ये तो जाने से रहे, तो खुद पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में से एक जाएगा। तो देखो ये हैवी आयन होता है, तो ये नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ये पहुंच जाएगा, और ये पहुंचेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस रिलीज हो जाती है। तो राइट आंसर इज 4th ऑक्सीजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जो कार्बन, जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो हीमोग्लोबिन से ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है ना, तो ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब CO से बंधित हीमोग्लोबिन, लिखा है इसमें ब्रैकेट में CO से बंधित हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, HbO2, और ये होता है HbCO। ये पूछ रहा है कि ये इससे ज़्यादा अस्थायी होता है, ये ज़्यादा अस्थायी होता है इसकी तुलना में, बिल्कुल गलत, ये पहला ही ऑप्शन हो गया, सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन यही दे रखा है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डेशन पावर होती है ना हीमोग्लोबिन से, वो ऑक्सीजन की तुलना में 300 से 350 गुना ज़्यादा होती है बॉन्डेशन पावर, मतलब बहुत जल्दी बॉन्ड करेगा, ये बहुत जल्दी जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए अपन सुनते नहीं है वो कई बार ये जो क्या कहते हैं उसको, सिगड़ी वगैरह जला के सो जाते हैं और फिर उसमें क्या मर जाते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से नाइट में, सर्दियों के टाइम जलाते हैं ना सिगड़ी वगैरह, तो उसमें जो आपके जो ये कोयला होता है इसका अपूर्ण दहन होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन के कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है उससे जाके जुड़ जाता है, उसकी बॉन्डेशन पावर ऑक्सीजन की तुलना में 300 से 350 में ज़्यादा होती है। तो ये गलत हो गया, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, तो ये कह रहा सही नहीं पूछ रहा था, यही ऑप्शन सही है। बाकी देखो ये अपूर्ण दहन के कारण बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन सही है। ये कार्बोक्सी सही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, बिल्कुल सही है। ये रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देता है, बिल्कुल रक्त की ऑक्सीजन वहन की योग्यता घटाएगा, क्योंकि ये बढ़ा देगा, ये खुद जुड़ जाएगा, तो इसकी बहने की क्षमता जो होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब इट द रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इन ब्लड करता है, ये रिड्यूस कर देता है इसकी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे की संख्या। अरे यार देखो क्या बनाता है, कैल्शियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है कैल्शियम, तो क्या होता है 40 ग्राम मिलेगा, किससे मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फेराडे, तो देखो 2 फेराडे से 40 ग्राम मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि 20 ग्राम से कितना मिलेगा। अरे यार इसको आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दो, 1 फेराडे, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 फेराडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछ रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हमारा हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, इससे बन रहा है पेंटुइन, पेंटुइन बन रहा है इससे, ये बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये बन रहा है, तो विलोपन अभिक्रिया में दे रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रखी है, तो ये कैसे बन रही, मतलब इसका ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन सुनना आप, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से ही निकलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये यहाँ पे सेकंड नंबर दिया कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये अल्फा, ये बीटा और बीटा, तो यहाँ से बी आर निकले के साथ एच भी निकलेगा, है ना, एच भी इसके साथ में निकलेगा, तो बीटा एलिमिनेशन बिल्कुल है।
जेड सेप नियम का पालन करती है। जेड सेप मतलब सेट जेप नियम है यार, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, जेड सेप सेट जेप नियम है ना। सेट जेप मतलब था तो जेड सेप ही था ये, लेकिन इसको जेड सेप नाम था इसका, लेकिन इसको सेट जेप कहते हैं, है ना। तो सेट जेड सेप नियम या सेट जेप नियम, मतलब सेट जेप क्या होता है, वो एल्कीन बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है, यही तो बताता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, वो सेट जेप बताता है। तो सेट जेप नियम का पालन भी करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। वी हाइड्रो हेलोजन मतलब जिसे कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डी हाइड्रो मतलब H निकलेगा और डी जहां भी लग जाए, डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रो हेलोजनेशन, तो वो निकलेगा ही निकलेगा। डिहाइड्रेशन में H2 निकलता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन में हाइड्रो हेलोजनेशन, तो हेलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, बिल्कुल सही है। और थर्ड है निर्जलीकरण अभिक्रिया। यार निर्जलीकरण कैसे हो सकती है बताओ, डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है, इसमें कोई H2 है क्या? तो ये फोर्थ नहीं है, ABC तीनों राइट आंसर, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्या पेपर दिया, मतलब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से हल्के हल्के क्वेश्चन लग रहे हैं, बिल्कुल से लाइट क्वेश्चन, जो हम 12th क्लास वाले बच्चों को भी इजीली वो भी कर लेंगे, अगर वो भी ढंग से अगर 12th पढ़े तो वो भी कर सकते हैं। देखो CH4 मेथेन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा CH4 मेथेन, इससे बन रहा है प्लस 4Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो बन रहा है CCl4 और फिर बन रहा है हमारे पास में HCl बन रहा होगा 4HCl। पूछ रहा है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितनी हो रही है, तो देखो हम ये पढ़ते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ये ऑर्डर होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसका आ जाएगा -4। और यहाँ पे देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है कार्बन से ज्यादा, तो यहाँ पे आएगा +4। तो सीधा आंसर है यार -4 से +4। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट, -4 से +4 चलेगा। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। इसने कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट पूछी है कि चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज हुआ है -4 से +4 का। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि नहीं बनाई जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन अ गुड यील्ड इन वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में जो सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं, और जो एसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे, नंबर ऑफ कार्बन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे इवन नंबर में, नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे इवन नंबर में। तो देखो हेप्टेन जो कि ऑड नंबर है, एन ब्यूटेन इवन नंबर है, हेक्सेन इवन नंबर है, और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ये भी इवन नंबर है। ब्यूटेन इवन नंबर मतलब सम संख्या, हम जानते हैं सम नंबर, तो कार्बन नंबर 4। देखो ब्यूटेन हेक्सेन में तो 4 और 6, और मेथिल ब्यूटेन में भी क्या होता है 4 कार्बन होते हैं, तो ऑड नंबर में दे रहेगा एन हेप्टेन, तो एन हेप्टेन विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें 7 कार्बन होते हैं जो कि एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इससे अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी हमारे को, है ना। तो रिएक्शन में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सुक्रोज का जल अपघटन होने पर देता है। अरे यार सुक्रोज जल अपघटन में क्या देता है, सुक्रोज जल अपघटन देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन राइट दे रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट आ रहा है गलत कथन को पहचानिए, मतलब रॉन्ग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्या दे रखा है, अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जो धातु के क्रिस्टल के जालकों के बीच छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन फंसने पर बनते हैं। अंतराकाशी यौगिक ये तो होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, तभी तो ये अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं, इनके बीच में एटम फंस जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमियम की CrO4 2-, क्रोमियम की CrO4 2- और Cr2O7 2- में उपचयन अवस्थाएं समान नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO4 2- एंड Cr2O7 2- में इन दोनों में क्रोमियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो सेम नहीं। देखो निकालते हैं, देखो कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, उसमें से 2 माइनस बच रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया, जस्ट 2 माइनस बच रहा है। क्रोमियम की मेरे पास में कितनी होगी 6 माइनस, और जब 6 प्लस होगा और 6 माइनस होगा, दोनों कट जाएंगे। देखो 4 दूनी 8 में से 6 माइनस कट जाएंगे तो कितने बच्चे, 2 माइनस, तो 2 माइनस आ रहे हैं, इसके ऊपर 2 माइनस आ रहे हैं, तो मतलब क्रोमियम के जो वैलेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑक्सीजन स्टेट कितनी रहेगी 6+, बिल्कुल सही है 6+ है इसके अंदर। और दूसरे वाले में देखते हैं, देखो 7 दूनी 14 माइनस है यहाँ पे, ओवरऑल 14 माइनस चार्ज है, और यहाँ पे देखो 12 माइनस चार्ज, 6 दूनी 12 माइनस 12 प्लस हो जाएंगे। अगर क्रोमियम की मैं 6+ मानूं तो 2 क्रोमियम है तो 6 दूनी 12 प्लस, 14 माइनस में 12 प्लस जाएंगे तो 2 माइनस बच जाएंगे, जो कि अपने पास मॉलिक्यूल के ऊपर दिख रहे हैं 2 माइनस। तो ऑक्सीजन स्टेट तो सेम आ रही है दोनों की, क्रोमियम की इन दोनों की, तो ये कह रहा है कि क्रोमियम की इन दोनों की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो समान नहीं है, तो यार समान है बिल्कुल, यही गलत कथन हो गया, आगे देखने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है, है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद आता है HCl
को कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl के विलयन से गुजारा गया। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलित हुआ है? HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compounds crystalline? देखो क्रिस्टलाइज तो वैसे मेरे हिसाब से जहाँ तक है, मैं इस क्वेश्चन में 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% मेरे को यही लगता है कि NaCl होना चाहिए इसका आंसर, ओनली NaCl। NaCl जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड वाला पार्ट में भी क्रिस्टलाइन नहीं होगा ये दोनों। तो मेरे हिसाब से मे भी आंसर हो सकता है, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इस क्वेश्चन में, तो एक बार क्लियरली चेक करके फिर बताऊंगा। केवल NaCl में भी हो सकता है आंसर, श्योर नहीं हूँ इसके अंदर में, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये भी क्या करते हैं, ये एमॉर्फस होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने थोड़ा यार, तो ये क्लियर नहीं है, मैं एक बार क्लियर कर दूंगा इसको। NaCl तो श्योर है कि ये होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यूज होती है, तो इसमें जी लिखा है, गैस लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। C60 की संरचना में देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स, गलत है बिल्कुल। 12 जो रिंग होती है वो होती है हमारे पास में, कितनी होती है, जो 12 6 कार्बन रिंग्स जो होती है वो हमारे पास में, बच्चा है क्या, गेट तो खोल दो। तो ये जो हमारे पास में रिंग है ना, C60 क्या होता है, फुल रिंग होता है, तो फुल रिंग के अंदर क्या होता है, 12 6 कार्बन रिंग, तो 12 तो होती है, ये हमारे पास में 5 कार्बन रिंग्स होती है, उल्टा दे दिया इसने, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। JSM-5 एक प्रकार का बिल्कुल जियोलाइट है, होता है एक प्रकार का ये, और गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। और लास्ट आता है CO, ये सही है, C वाला ऑप्शन सही है। और D वाला कह रहा है CO रंगहीन और गंधहीन गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, तो C और D दोनों राइट आंसर लग रहे हैं। बाकी A और B, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल B और C, केवल C और D, तो है ना, तो इस तरह से ये दोनों राइट हो जाएंगे। JSM-5 एक प्रकार का जियोलाइट होता है जो अल्कोहल को गैसोलीन रूपांतरित करने के लिए उपयोग किया था, बिल्कुल सही है। और CO रंगीन और गंधहीन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो ये ऑप्शन में भी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट आता है, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप कुछ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे किसमें क्या इफेक्ट होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, ये जो होती है वही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिविटी, मॉलिक्यूल की जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हालांकि कम होती है, वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होती है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में भी राइट आंसर, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे, एक तो देखो 10 लोग हैं और एक 50 लोग आ जाएंगे, मतलब 10 मॉलिक्यूल है वो टकरा रहे हैं, और फिर 50 मॉलिक्यूल और डाल दिए इसके अंदर, तो टकराने की जो कैपेसिटी होगी, संगत मतलब क्या होता है, टक्कर होती है, तो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ जाएगी। बाकी हीट ऑफ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, कि हीट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी राइट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पूछा Cr2+ के लिए केवल प्रचुक, देखो द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Cr2+, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार। Cr2+ क्या होता है, Cr2+ क्या होता है, Cr2+ इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। Cr2+ क्या होता है, ये होता है हमारे पास में 3D और 4s1 5, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 3D4, और हमसे सुपर ट्रिक पढ़ते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे 0.9 लगा दो, तो 4.9, वैसे ही आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, वो nn+2 है ना, √nn+2 करके निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 4.9 आ जाएगा। अगर इसकी जगह 3 आता तो 3.9 है ना, 2 आता तो 2.8 है ना। इस तरह से क्वेश्चन हम आराम से देख के, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। डायरेक्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन की जैसे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो 5.9, तो सिंपल सी ट्रिक बना रखी है, आप कैलकुलेट करके देख लेना है। वो होता है ना अपना फॉर्मूला, है ना, क्या होता है, √nn+2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताना है कि इनमें से सुमेल करना है कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखो, एक दे रखा COH2, CO+H2, और इधर दे रखा मैग्नीशियम HCO2 है ना, HCO3, और दे रखा है नेक्स्ट प्लस कैल्शियम HCO3 2। नेक्स्ट इधर दे रखा है मेरे पास में जल की हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। इधर दे रखा है सामने एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हाइड्राइड। यार ये भी क्या क्वेश्चन दिया है इसने, B2S6 दे रखा है,
और नेक्स्ट दे रखा है H2O2, है ना, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। और सिंथेसिस गैस दे रखा है इधर, सिंथेसिस गैस, और इधर दे रखा लास्ट में नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो CO+H2 सिंथेसिस गैस होती है, हम जानते हैं, है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना इसके अंदर, ये इस फॉर्म में होता है BH3, दो BH3 को मिला देंगे तो ये बन जाएगा B2H6। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है इसलिए BH3 की फॉर्म में, मतलब देखें इसको तो इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, तो ये दोनों 2 मोल बना के ये बनाता है B2H6। और H2O2 आप जानते हो प्लेनर स्ट्रक्चर होती नहीं है, ये बॉन्ड जरूर होता है ये इस तरह से। तो इस तरह से ही हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो मिलान कर देना, इसका मैच कर देना कौन सा आंसर सही होगा, तो ये वाला जो भी ऑप्शन में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अरे यार ये तो सुपर ट्रिक से हो जाता है सीधे सा क्वेश्चन। देखो इसमें एक तो दे रखा है एसीटोन, मतलब धनात्मक, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है राउल्ट के रूल से। देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन। नेक्स्ट दे रखा है एथेनॉल प्लस एसीटोन, और लास्ट दे रखा है बेंजीन प्लस टॉलुइन। ये हो जाएगा आइडियल। देखो ये आइडियल सॉल्यूशन है, बेंजीन टॉलुइन एक ही जाति के हैं, सेम जाति के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सेम जाति के होने के कारण, एक मिनट, दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम जाति के हो जाएंगे। और सेम जाति का होने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आइडियल। दूसरा देखते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्लोरोफॉर्म इसकी ये ट्रिक से याद हो पाते हैं, अदरवाइज याद नहीं हो पाते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन विदाउट ट्रिक आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्लोरोएथेन, देखो इसको छोड़ते हैं, ये नेगेटिव सॉल्यूशन होता है। वैसे ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, ये वाला ये नेगेटिव, और ये वाला जो होता है हमारे पास में क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा आइडियल। तो बचा क्या, यही बचा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। अरे एथेनॉल के जलसा कल ट्रिक बताई थी ना, एथेनॉल के साथ कौन कौन आते हैं, वाटर, इसके साथ अगर साइक्लोहेक्सेन और क्लोरोफॉर्म, ये अगर इसके साथ में आ जाएं तो ये सब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, है ना। और इसके साथ में क्या आता है, एथेनॉल के साथ में ये एक एसीटोन आ जाएगा, एसीटोन, ये सब पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं। H2 आ जाए, साइक्लोहेक्सेन आ जाए, क्लोरोफॉर्म आ जाए, एसीटोन आ जाए, तो ये सब क्या दर्शाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या कहें, मतलब सिंपल को भी सिंपल कर दिया इन्होंने। बहुत ज़्यादा इस बार सिंपल क्वेश्चन पूछे केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली। एक क्वेश्चन दिया है कि एनिसोल की HI से रिएक्शन, एनिसोल क्या होता है, OCH3 ये होता है, इसकी रिएक्शन करानी है HI से। यार बहुत सिंपल, ईथर में पढ़ते हैं हम, इसको तो वैसे ही क्लियर कर देखो, ये बड़ा ग्रुप है और वैसे भी ये फिनॉक्साइड ग्रुप बनाता है। इसको अगर टेक्निकल तरीके से देखें तो क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हम जानते हैं। इसके ऊपर 3 लोन पेयर प्लस एक नेगेटिव होता है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बनाता है। और CH3 प्लस अलग चल जाता है, तो इसके साथ तो आता है आयोडीन माइनस और इसके साथ में आता है H प्लस। तो क्या बनेगा, ये बना देगा लास्ट में फिनॉल और ये बनाएगा CH3I। तो फिनॉल और CH3I वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। या फिर इसको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, उससे हम करते हैं। जैसे ये बड़ा ग्रुप है, बड़े के साथ जाएगा छोटा ग्रुप, और ये छोटा ग्रुप है, छोटे के साथ जाता है बड़ा ग्रुप। तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, कोई भी हो, चाहे एनिसोल हो चाहे कोई भी हो, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसका, है ना। तो ये हो जाएगा एक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, द यूरिया रिएक्ट्स विद द वाटर फॉर्म A which will be decomposed from B when passed through copper 2 plus deep blue color solution C is formed. What are the formula of C from the following? देखो ऑप्शन भी इतने बढ़िया दिए कि आराम से आप आइडेंटिफाई क्लियर कर सकते हो, मतलब जो ऑप्शन दे रखा है उससे भी आप सेपरेट कर सकते हो। इसने कहा यूरिया जल के साथ अभी क्या करता है ना, तो यूरिया जब भी जल के साथ क्रिया करता है NH2, ये यूरिया होता है, H2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास में, ये जैसे NH2 रह गया और इधर जुड़ जाएगा OH। तो NH2 जो होगा, एक H इसको मिलेगा तो NH3 बना देगा, ये NH3 बन गया।
तो NH3 फॉर्म होगी जब भी जल से रिएक्शन करेगा ये। उसके बाद क्या करेगा, NH3 फॉर्म होने के बाद क्या करता है, जब B को, ये बन गया मेरे पास में B, ठीक है, ये था A बनता है, मतलब ये बन गया मेरे पास में, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया करके A द्वारा A बनाता है, A बन गया, और जो विघटित होकर ये बनाएगा, ये विघटित होता जाएगा, और विघटित होकर क्या बनाएगा, ये B बनाएगा NH3, ये B बन गया NH3। उसके बाद क्या कह रहा है, जब B को कॉपर 2 Cu2+ से जब भी रिएक्शन कराते हैं NH3 की, तो अगर आपको याद हो तो ये Cu कॉन्डेंसेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इसको, इसके जो हमारे पास में लगभग +3 NH3 रिएक्शन करेंगे और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे Cu NH3 का। वैसे रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि रिएक्शन क्या होने वाली है, होल थ्राइस, इस तरह से, है ना, NH3 का होल था, माफ कीजिएगा 4 मोल, नॉट 3 मोल, 4 मोल ये बनाएगा मेरे पास में, और इस पे आ जाएगा 2+। ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, 4 NH3 यूज करेंगे यहाँ पे और 4 NH3 कंपाउंड बनाएंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और वैसे रिएक्शन से ही पता चल जाता है, बाकी आप फिर भी देख सकते हैं कि रिएक्शन पता नहीं हो तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसका डीप ब्लू कलर इसी कारण होता है, बाकी के कारण डीप ब्लू कलर नहीं होता। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वगैरह दे रखा है, कॉपर का इनका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट दे रखा है, ये लाइट ब्लू कलर है, और केवल एक यही होता है जो डीप ब्लू कलर का होता है। अगर देखा हो कंपाउंड कहीं या अगर नहीं देखा है तो भी आप रिएक्शन द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट आ रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट KF जो दिया है बेंजीन का दिया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 है ना, किलोग्राम मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी 0.078, मोलिलिटी दे रखी है 0.078। नेक्स्ट दे रखा है कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन बेंजीन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया यार, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा इसने, है ना। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेता हूं एक बार। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दे रखा है KF दे रखा है, बेंजीन में एक विद्युत अनुगति विलय वाले 0.07 m मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन पूछा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो क्या होता है, डेल्टा TF, ये हम जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF होता है, इसको मल्टीप्लाई जैसे I KF इंटू M, I क्या होता है, इसके नंबर ऑफ मोल होते हैं, कितने मतलब डिसोसिएशन कितना हो रहा है, कितना टूट रहा है, तो ये हो जाएगा I। तो KF कितना दे रखा 5.12 मल्टीप्लाई बाय मोलिलिटी डायरेक्ट दे रखी है यार, मोलिलिटी ये दे रखी 0.078, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो लगभग 0.40 के आसपास आएगा, मतलब 0.399 करके आएगा, तो 0.40 के आसपास आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0.40 ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, मतलब डायरेक्टली गुणा करो आंसर निकालो, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चनों में। एक आता है निम्न में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में OO सिंगल बंधन है, OO सिंगल बंधन, देखो दे रखा है ऑप्शन में, यानी ये वाला बंधन किस किस में है, एक दे रखा है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2S2O8। देखो ये क्या होता है, ये हमारे पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, देखो हो गया ना, H2 3 3 6 और 2 8 और ये OH। तो देखो ये मिल ही गया, पहला ऑप्शन यही मिल गया H2S2O8। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, देखो इसमें ऑप्शन मिल गया, अब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल ये हो जाएगा, एक ऑप्शन कम हो जाएगा, H2S2O7 दे रखा है, इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है H2SO3। H2SO3 क्या होता है, देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये H2SO3 हो गया, H2SO3। और लास्ट आता है H2SO4, ये तो हम बनाते ही हैं H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH OH। तो देखो कहीं भी O सिंगल बॉन्ड O नहीं दे रखा, केवल वो पहले वाली स्ट्रक्चर जो थी इसमें, उसी में O सिंगल बॉन्ड O दे रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। एक कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। जो निकेल की वाष्प अवस्था शोधन वैन आर्केल विधि नहीं है, वैन आर्केल विधि होती नहीं। निकल को अगर हमें क्लियर करना है तो मॉन्ड प्रोसेस होता है निकल के लिए, निकल का प्रोसेस जो होता है मॉन्ड प्रोसेस, ये गलत हो जाएगा। सही कथन पहचानना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा, बिल्कुल ढाला जा सकता है। और ऑप्शन देखते हैं,
पिटवा लोहा 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है। रॉट आयरन जो होता है इम्प्योर आयरन विथ 4% नहीं होता है यार, ये होता है लगभग 0.1 से 0.2% कार्बन इम्प्योर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन में। और नेक्स्ट आता है ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, मतलब जो फफोलेदार तांबा होता है वो CO2 के निकास कारण फफोलेदार होता है। CO2 का निकास कारण नहीं होता, SO2 के कारण होता है। बढ़िया ऑप्शन दिया है इसने, SO2 के निकास कारण होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसमें राइट ऑप्शन लग रहा है कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। द पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ जानते हैं हम, वो क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन, मतलब बिल्कुल 10th का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पॉलीआइसोप्रीन। तो जिसमें पॉलीआइसोप्रीन मिल जाए वो राइट आंसर है, तो ये थर्ड ऑप्शन मिल रहा है सिस 1 फॉर पॉलीआइसोप्रीन। तो ये पॉलीआइसोप्रीन होता है नेचुरल जो पॉलीमर होता है, नेचुरल रबर होता है उसका पॉलीमर होता है, नेचुरल रबर होता है वो पॉलीआइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। पॉलीआइसोप्रीन क्या होता है? एक मोनोमर यूनिट है। बाकी ऑप्शन पॉलीब्यूटाइन है, पॉलीब्यूटाइन एक्राइलोनाइट्राइल है और पॉलीब्यूटाइन स्टाइरिन है। तो स्टाइरिन और एक्राइलोनाइट्राइल तो वैसे ही दिख रहे हैं सिंथेटिक है, और पॉलीब्यूटाइन भी सिंथेटिक होता है, तो लास्ट थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखो, एक तत्व की 288 पिकोमीटर सेल कोर वाले काई केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर, मतलब BCC दे रखा है, BCC वाला है, ओके। स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब R पूछ रहा है, तो R पूछ रहा है हमारे से, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास √3a इजिकल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला है BCC के लिए, √3a इजिकल टू 4R। R निकालना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √3a/4 इंटू A। तो हमारे पास A दे रखा है, इसने A दिया है, क्या दिया है इसकी, ये जो दे रखा है A, ये हमारे पास में दे रखा है 288 पिकोमीटर, है ना। एज होता है A एज, तो ये एज हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा? इसको लेंगे, कितना लेंगे? 288। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका, जो आंसर आएगा वो आंसर इसका हो जाएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। √3/4 इंटू 288, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया, और मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये, इसको देखते ही कोई भी कर लेगा। देखो, ये पूछ रहा है ओजोनलिसिस से एक प्रोडक्ट के रूप में मेथेनल किस में बनेगा? ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसका ओजोनलिसिस कराने पे हमारे पास में मेथेनल बन जाएगा? एक ये दे रखा है ऑप्शन में, एक ये दे रखा है CH2 CH3, एक ये दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ऐसे ही दे रखा है एज इट इज, और एक ये दे रखा है CH2 CH3 ये। तो देखो, ओजोनलिसिस का फंडा सीधा होता है यार, ये डबल बॉन्ड दे रखा है, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन लगा दो उसके, तो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के इधर ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये क्या बना देगा? CH, देखो इधर ऑक्सीजन लगेगा, ये बन रहा है ना सीधा सीधा स्पष्ट, CH2O ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन लगेगा, तो ये तो बनेगा ही नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड बनने का चांस ही नहीं है, इधर बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो किसी कंडीशन में नहीं बनने वाला एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। यहाँ से ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दो, बाकी एज इट इज लिख दो इसको, तो ये बन गया ना यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, सीधा सीधा। इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्या कहेंगे इसको? फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O बन जाएगा। तो मेथेनल जिसे कहते हैं हम, वही मेथेनल होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाना था। और बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन आया है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है उसकी बात कर लेते हैं। एकदम लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि इसने पूछा है डाइपोल मोमेंट पूछा है कि किसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका? तो देखो इसमें दे रखा है, एक तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, हो ही नहीं सकता ये, तो कितना होता है? 7 या 21 और 4 24, यानी कि sp किस, और इसका आ जाएगा 3 24, तो हो जाएगा 8 या जैसे sp2 संकरण हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो देखो इसका तो जीरो होने से रहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसमें इसका F फ्लोरीन जो होता है, देखो कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो फ्लोरीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन जो होता है ये ले जाता है इधर, लेकिन थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का भी होता है, तो मतलब ऐसा नहीं इसको ये इधर ले जाएगा इधर, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी भी इसके पास ही होती है, तो ओवरऑल जीरो नहीं होता, लगभग जीरो के आसपास होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड बेचारा, ये तो बोरोन की तो इलेक्ट्रॉनिटी नील बटा सन्नाटा होती है ना, तो ये इधर, ये इधर और ये इधर, बिल्कुल इसके मुकाबले जीरो होती है, तो ये तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जीरो होता है डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट आता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड,
बेरिलियम डाइफ्लोराइड, sp संकरण होता है इसके अंदर, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp होता है। तो देखो बेरिलियम, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाले में, ये भी जीरो हो जाएगा। और लास्ट है एक और है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें चार चार ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन बोरोन डाइफ्लोराइड हो गया, इसके बाद इसके साथ में ग्रुप में दे रखा है बेरिलियम डाइफ्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, ये लो, ये भी अपोजिट में जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और लास्ट आता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये होता है, बिल्कुल अपोजिट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। थर्ड में क्या देगा, अमोनिया, अमोनिया का जीरो हो नहीं सकता, अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, जल और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो अमोनिया पहले से ही कैंसिल आउट हो गया, तो एक ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है इसमें। देखो फोर्थ में देगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो देखो ये इसका तो वैसे ही इधर जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो इसका होगा ही होगा डाइपोल मोमेंट, तो इट्स सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भैया ये क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगा था, मैं उसको क्लियर करूंगा NaCl वाले को। भाई कुछ भी क्वेश्चन नहीं था यार, बिल्कुल नीट का इतना सिंपल कुछ पेपर आया था, तो जिसका हो गया, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑल द बेस्ट, और जो रह गए हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छा नहीं कर पाए, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू।